हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मज़े में, आनंद में है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं? हम मिसलेनियस के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स क्यों करेंगे, सारे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले कुछ एग्जाम्पल्स इसके कर चुके हैं हम, पहले कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। यानी जो रिड्यूस्ड सिलेबस था हमारा सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग पहले हमने क्वेश्चंस कर लिया। फिर क्या है कि फिर मुझे लगा ठीक है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस करवा देना चाहिए, पूरा कंप्लीट कोर्स करवा देंगे। और भी बोर्ड्स के बच्चे हैं जहाँ पर एनसीईआरटी सिलेबस चलता है, उनके रिड्यूस नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी हमने क्या किया कि पूरा हमने क्वेश्चंस करा दिए, ताकि पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और सीबीएसई के बच्चे भी हैं अगर, जो भले ही चाहे वो सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। अगर आप आगे तैयारी वगैरह करते हैं तो आपके ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो बचे हुए क्वेश्चंस थे हमारे, उसको हम अब सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस थे आप यहाँ पर बचे हुए वो देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 45 है, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर में आपको एग्जाम्पल जो बच गए थे 45, 49 और एग्जाम्पल नंबर 50, ये 3 एग्जाम्पल रह गए थे, वो हम इस लेक्चर में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 45। कि ये जो एग्जाम्पल 45 है वो क्या कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट आर, यानी ऑन द सेट रियल नंबर आर एसोसिएटिव एंड विच आर कम्यूटेटिव। तो हम अभी अभी करके आ रहे हैं एग्जाम्पल अपना जो 1.4 का है, 1.4 जो एक्सरसाइज की थी उसका एग्जाम्पल है हमारे पास ये। तो हमें चेक करना है कि कौन सा एसोसिएटिव है और कौन सा कम्यूटेटिव है। तो ये हमें चेक करना है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसको चेक करना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हमने किए हैं। तो हम सबसे पहले किसको करते हैं, ये ए वाला पोर्शन है, इसको करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले स्टार किस में डिफाइन है हमारा? ये फंक्शन डिफाइन है, ओ सॉरी, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है किस में? आर में। कौन से सेट में? आर में। फिर हम ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं। ऑर्डर पेयर हमारा क्या दे रखा है? ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, जहां पर कह रहा है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए। ए और बी किस में बिलोंग करना चाहिए हमारा? ए और बी हमारा किस में बिलोंग करेगा? आर में करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले एसोसिएटिव है या नहीं वो चेक करते हैं। तो एसोसिएटिविटी के लिए हमारे पास क्या है, देखिए एसोसिएटिव हम कैसे चेक करते हैं? एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। पहले कम्यूटेटिव देख लेते हैं। यहाँ पर इस जगह पर पहले हम चेक कर लेते हैं कम्यूटेटिव है या नहीं है। क्या चेक करेंगे? कम्यूटेटिव। तो जब हम कम्यूटेटिविटी की बात करेंगे तो कम्यूटेटिव में आपको पता है कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमने किया, तो उसी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर में है। और ए स्टार बी हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा हमारे पास? वो भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ए स्टार बी बराबर है किसके? बी स्टार ए के। ए स्टार बी किसके बराबर है? बी स्टार ए के बराबर है। तो ये चीज हमें यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, जब ए स्टार बी 1 दिया है तो आप इसको बी स्टार ए करोगे, वो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो बी स्टार ए इज इक्वल टू 1, ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर जो ऑपरेशन स्टार दिया हुआ था हमारे पास ऑन आर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब इसी के लिए हम क्या चेक करते हैं? एसोसिएटिव है या नहीं वो चेक करते हैं। इसी के लिए हम क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिविटी हम चेक करेंगे कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या आएगा? अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट सोल्व करते हैं। हमें जो दे रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 1। अब आपको बताया था कि आपको इसको ऐसे ए और बी नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है कि
फर्स्ट स्टार सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू 1, यानी जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगाया फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या मिल गया, आंसर 1 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही फर्स्ट स्टार सेकंड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, यानी बी स्टार सी भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्टार 1, और ए स्टार 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार भी 1 दिया ही है, 1 स्टार सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 1 ये दोनों आपस में बराबर आ गए, तो इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब हमारे पास जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ था, बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर इज एसोसिएटिव। क्या है ये, एसोसिएटिव है। ठीक है, यानी जो पहला क्वेश्चन हमारा था, फर्स्ट क्वेश्चन था ए पार्ट इसका, कि ए स्टार भी अगर 1 है तो चेक करना था कि हमें ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों है क्या, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हमने कम्यूटेटिविटी निकाला, एसोसिएटिविटी जब हमने चेक किया तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, पहला क्वेश्चन कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो, फिर बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि स्टार किस में डिफाइन कर रखा है, आर क्रॉस आर टू आर में। ठीक है, इसमें डिफाइन कर रखा है, और हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए बी, वो कैसे दे रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, जहां पर क्या कह रहा है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। ए और बी हम किस में से लेंगे, रियल नंबर्स में से लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, कम्यूटेटिव है या नहीं है, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में देखो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है, और ए स्टार बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी अपॉन 2, और ऐसे ही अगर मैं बी स्टार ए निकालूं तो वो भी कितना आ जाएगा, बी प्लस ए अपॉन 2 आएगा। अब यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बिकॉज ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू है बी प्लस ए अपॉन 2 के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी ए स्टार बी ए स्टार बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्टार ए के। अब अगर ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल है तो हम कह देंगे देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर इज कम्यूटेटिव। क्या आ जाएगा, ये कम्यूटेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे किसके लिए, एसोसिएटिविटी के लिए। तो हम इसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे अभी। आओ बात करते हैं किसकी एसोसिएटिव है या नहीं है। क्या चेक करेंगे हम, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी बिलोंग्स टू आर है तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी स्टार सी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो बाइनरी ऑपरेशन कह रहा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन 2। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, कैसे कि ए स्टार बी प्लस सी अपॉन 2, ये मिल गया हमें। क्या मिला, ए स्टार बी प्लस सी अपॉन 2। अब ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया, ये सेकंड बन गया। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन 2 करेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड क्या दिया है, बी प्लस सी अपॉन 2, फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन में 2। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन में, ये जो 2 था वो नीचे आके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्या है, हम क्या देखते हैं आगे, ए स्टार बी स्टार सी।
इसमें क्या आएगा हमारे पास, देखो ए स्टार बी यानी कि ए प्लस बी अपॉन 2 स्टार सी, फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन 2 करते हैं, यानी फर्स्ट हमारे पास क्या है ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन में इसके भी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको भी एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन 2। अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहां पर क्या है 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सॉरी 4 आएगा, क्या आएगा यहां पर 4 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4, यहाँ पर a प्लस बी प्लस 2c अपॉन 4 है, तो यहाँ पर 2a ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2c ऐड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हम यहाँ से लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2c अपॉन 4। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब a स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। ठीक है, क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम यहां से क्या कह देंगे, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन आर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, क्या नहीं है, ये एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट हमने कर लिया था, ये सेकंड पोर्शन था, इसको आप फटाफट नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 49 की। एग्जांपल नंबर 49 क्या कहता है हमारे पास, शो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन 1 2 हैविंग 1 एज आइडेंटिटी एंड हैविंग 2 एज इनवर्स ऑफ 2 इज एग्जैक्टली 1। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया ना, ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन आ गया। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए पहले, उसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन आया। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है अपन को सबसे पहले कि अब की बार क्या कह रहा है, जो सेट हमारे पास दे दिया केवल 1 और 2 दिया है। ऐसा हर बार क्या देता था, सेट ऑन आर ऑन एन ऑन जेड या ऑन होल नंबर, उसमें देता था। लेकिन इस बार क्या किया, ये हमें सेट दे दिया 1 और 2। अब ये कह रहा है कि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और इसका इनवर्स भी 2 है। ठीक है, हैविंग 2 एज इनवर्स ऑफ 2 इज एग्जैक्टली 1, केवल एक ही होगा। यानी कि 1 और 2 में ऐसी द्विआधारी संख्या केवल एक है जिसका तत्समक 1 है और जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है, कि केवल और केवल ऐसा एक ही बाइनरी ऑपरेशन मिलेगा जिसके लिए आइडेंटिटी 1 हो और 2 का इनवर्स भी क्या हो, 2 हो। ऐसा केवल और केवल क्या मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हमारे पास क्या होगा इसके लिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफाइन कैसे कर रखा फंक्शन स्टार, हमें क्या कह रहा है कि 1 2 क्या, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन किस में है, कौन से सेट में है, 1 2 में है। तो हम कैसे लिखते थे, हमारा बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता था, जैसे अगर हम कहते थे ऑन सेट आर, तो ऑन सेट आर पर हम क्या कहते थे, बाइनरी ऑपरेशन आर क्रॉस आर टू आर, ऐसे कहते थे। अब की बार सेट हमें दे रखा 1 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लिखेंगे कि 1 2 क्रॉस 1 2 2 1 2, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें से करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से इसको समझें, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, क्या कह रहा है, यानी हमारे पास क्या, देखो बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया, हर बार तो क्या बाइनरी ऑपरेशन दे देता था तो हमारे लिए इजी होता था, तो बाइनरी ऑपरेशन दिया ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा किस में से क्या लेना है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, क्या नहीं लगाना, पता नहीं। लेकिन हमें ये दे दिया इस सेट में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 1, इसमें क्या क्या आ सकता है, 1 1 और 1 2 2 1 और 2 2, ये एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें बनेंगे, 1 के साथ हो सकता है, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ और 2 2 के साथ अटैच हो सकता है। इसमें से हम अगर लेंगे इनपुट तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, हमेशा 1 2 मिलेगा। 1 या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 1 2 मिलेगा, ऐसा हमारे पास कह रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या चेक करना है, हमें कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमें दिया हुआ है
हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस 1 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सिंस 1 क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम कैसे करते थे, हम क्या लिखते थे, देखो ए स्टार ई बराबर ए बराबर क्या लिखते थे, ई स्टार ए, जहां पर ई हमारा क्या होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट आता था। ठीक है, तो अब की बार 1 हमें दे दिया, यानी ई की वैल्यू हमें दे रखी है 1, ई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1, हैविंग 1 एज आइडेंटिटी, तो ई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1 दे रखी है, और ए की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे, ए की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, या तो 1 या 2 यही ले सकते हैं, और तो कोई एलिमेंट हम ले ही नहीं सकते, तो ए की वैल्यू या तो हम 1 लेंगे या फिर हम 2 लेंगे। तो अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 स्टार 1, या फिर मैं ऐसे लिखूँ 1 स्टार ई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1, एंड ई स्टार 1 भी कितना हो जाएगा 1 ही आएगा हमारे पास। अगर मैं 2 लूँगा तो 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 स्टार ई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्टार 2। ये बात समझ में आ गई। मैं आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मैं ए की वैल्यू लूंगा तो 1 और 2 में से ही कोई सा ले सकता हूँ, तो ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो ये आएगा, ए की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो ये आएगा। अब हमें ये बता दिया है इसने कि 1 आइडेंटिटी है, 1 है तो हमने 1 ले लिया, हमने कहा कि सिंस 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ क्या कि देयरफॉर 1 स्टार ई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ई स्टार 1। ठीक है, मैं अगर ये लेता हूँ ए की वैल्यू, अगर मैं 1 लेता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मैं ये वाला लूँगा, और कह रहा है कि ई हमारे पास पहले से ही 1 बता रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 स्टार 1। अब 1 स्टार 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 1, यानी मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकता हूँ ना, बाइनरी ऑपरेशन को मैं किस में लिख सकता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 1 स्टार 1 क्या आ गया, 1 1 आ गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, 1 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 1, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो हमने तब किया जब हमारे पास क्या था, हमने किसको लिया, जब ए की वैल्यू 1 थी। अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूँ तो मेरे पास दूसरा तरीका कौन सा बन जाएगा, अगर मैं ए की वैल्यू 2 लेता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू 2 लेता हूं तो ए की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो क्या बनेगा, यहां पर देखो 2 स्टार ई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ई स्टार 2। अब ई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 स्टार 2, सॉरी 1 स्टार 2, 1 स्टार 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा तो 2 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 1 2। ठीक है, ये बात समझ में आई, यानी 1 1 की वैल्यू तो आई 1, और 2 1 की वैल्यू 2, और 1 2 की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास 2 आई है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अब अगर मैं कहूँ कि इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू बी स्टार ए, किसके क्यों लिखा मैंने ये, किस लिए लिखा, इनवर्स के लिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको यूज करके हमने क्या किया, ये वैल्यूज फाइंड करी। ठीक, अब हमें कह रहा है हैविंग 2 इज द इनवर्स ऑफ 2, इनवर्स हमें दे रखा है 2, और इनवर्स के लिए हम जानते हैं कि अगर ए स्टार बी बराबर ई है और बी स्टार ए भी बी के बराबर है तो देयर इज, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अगर ए स्टार बी बराबर ई और बी स्टार ए बराबर ई होता है तो हम बी को ही ए का इनवर्स कहते हैं। ए स्टार बी स्टार ए की वैल्यू सेम आ जाती है, ई के इक्वल आ जाती है, तो हम बी को ही ए का इनवर्स कहते हैं। अब हमें दो, हैविंग 2 एज द इनवर्स ऑफ 2,
2 का इनवर्स ही क्या दे रखा है हमारे पास, 2 दे रखा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखा है हमारे पास, सिंस 2 इज इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, 2 का इनवर्स दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कैसे कि 2 स्टार 2 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 स्टार 2। अब यहां पर बिकॉज ई की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1, हम जानते हैं ई की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, आइडेंटिटी 1 दे रखी है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 स्टार 2। यानी बाइनरी ऑपरेशन को मैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स में भी लिख सकता हूं। यहां से इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। 2 और 2 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है सर, ये तो कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है था यहाँ पर कि पहले ये था कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास जो सेट है हमारे पास वो दिया था, उससे हमने बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमने कहा कि भाई जो हम वैल्यूज लेंगे वो कहाँ से लेंगे और क्या आंसर आएगा वो हमें पता होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ से चेक किया। अब हमें ये दिया था कि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की हम डेफिनेशन जानते हैं कि ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए बराबर ए आ जाए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, और ई कहाँ पर बिलोंग हो, जिसमें से ए बिलोंग करेगा उसी में से ई भी बिलोंग करना चाहिए, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, तो अगर हमें 1 दे रखा है तो हम कह देंगे 1 स्टार ई बराबर 1 क्या दे रखा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है। और ए और बी की वैल्यू हम कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ही लेंगे। ए और बी कहाँ से आएगा, इसी सेट में से आएगा। देखो कह रहा था ना ए जो भी हम डिफाइन करेंगे वो इस सेट में से आएगा। तो ए की वैल्यू मैं या तो 1 लूंगा या 2 लूंगा। अब मुझे पता ही नहीं ए की वैल्यू क्या है, तो मैंने क्या किया, एक बार ए की वैल्यू ले ली 1, एक बार मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ से 1 ले ली। 1 लिया तो मैंने क्या रखा, 1 स्टार ई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए स्टार 1, ए की जगह 1 रखा। तो ई की वैल्यू 1 हमें पहले से इसने दे दिया, तो ई की वैल्यू 1 रखी, तो 1 1 ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो ये आ गया। फिर हमने कहा कि अगर ए की वैल्यू 2 हो जाए, तो अगर ए की वैल्यू 2 हो तो ए की जगह 2 रख करके देखा हमने, हमारे पास ये आ गया, ये बन गया ऑर्डर्ड पेयर। फिर हमने कहा ठीक है हमारा ये काम तो खत्म। फिर इनवर्स में आया तो कह रहा है कि इनवर्स 2 का इनवर्स है, और इनवर्स की डेफिनेशन हम जानते हैं कि अगर ए स्टार बी बराबर ई हो और बी स्टार ए भी ए के बराबर हो, तो बी क्या हो जाता है, ए का इनवर्स हो जाता है, बी ए का इनवर्स होता है। अब खुद ही कह रहा है कि 2 का इनवर्स है, 2 का इनवर्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्टार 2 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 2 स्टार 2। तो ई की वैल्यू हमें 1 दे रखा है, तो मतलब 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 स्टार 2, यानी इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा तो 2 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखो मैं इसको आपको मैपिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आया कौन कौन सा आया, एक तो आया हमारे पास 1 1, एक आया 1 2, एक आया 2 1 और एक आया 2 2, ये आया हमारे पास। और आंसर हमें क्या मिलेगा, या तो 1 या 2, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। तो 1 1 की वैल्यू कितनी है, देखो 1 आई है। 1 1 किससे कनेक्टेड है, 1 से। 1 2 किससे है, देखो 1 2 भी 2 से है। फिर 2 1 किससे है, 2 1 भी 2 से है, 2 1 भी 2 से है। और 2 2 किससे है, 1 से है। और 2 2 किससे है, 1 से। इसका मतलब ये आया हमारे पास। तो ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि अगर इस तरह से मैं चेक करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो बाइनरी ऑपरेशन आएगा वो कैसा आएगा। अब ये जो हमारे पास फंक्शन बना जो कैसा बना, अब देखो हर एलिमेंट इसके अंदर कितने जितने भी एलिमेंट है सबकी केवल एक ही इमेज है, सबकी केवल एक ही इमेज बन रही है यहाँ पर। और जितनी भी यहाँ पर क्या है प्री इमेज है, मतलब देखो 1 है, 1 की केवल एक इमेज है, 2 2 की केवल एक ही इमेज है, वो 1 है। ठीक है, 1 2 की भी 2 है और 2 1 की भी 2 है, पर इन दोनों के लिए तो अलग अलग है, इन दोनों के लिए अलग अलग है। तो यानी कि जो हमारी डेफिनेशन कहती है 1 1 वाली कि हर एलिमेंट का डोमेन के अंदर हर एलिमेंट का अलग अलग कोई इमेज होना चाहिए कोडोमेन में, ये बात हमारे समझ में आती है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है, मैपिंग के थ्रू दिख रहा है कि क्या है हमारे पास। हम यहाँ से लिख सकते हैं थस द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ डिजायर्ड बाइनरी ऑपरेशन इज ओनली 1। ठीक है, तो यानी हमें जो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए था, अब की बार जब बाइनरी ऑपरेशन हमें चाहिए था वो केवल और केवल कितना होगा, एक ही होगा। इस हिसाब के, इस कंडीशन के पे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऐसा केवल और केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको पूरी कोशिश की इसको समझाने की, तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। जबकि ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा अलग क्वेश्चन था, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से इसको समझेंगे और फटाफट इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 50 मिसलेनियस का जो एग्जाम्पल चल रहा था हमारे पास, वो क्या है, कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन आई एन एन टू एन डिफाइंड, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही है, कैसे डिफाइन कर रखा है कि आई एन एक्स इज इक्वल टू एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन। देन शो दैट, क्या शो करना है कि ऑल दो आई एन इज ऑन टू बट आई एन प्लस आई एन एन टू एन, जो इस तरह से डिफाइन कर रखा है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कोई आइडेंटिटी फंक्शन कह रहा है कंसिडर करो ये वाला। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन ले लेंगे और इस आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है, इस हिसाब से। और यही होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन में जो वैल्यू रखते हैं हम वो वापस मिल जाता है। एक बात तो हमें शो क्या करना है, कह रहा है कि आई एन तो ऑन टू है बट आई एन प्लस आई एन वो ऑन टू नहीं होगा, हमें ये बताना है। आगे बात समझ में आओ, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास दे रखा है कि आई एन किस में है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है कि आई एन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स आएगा, और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए, यानी हम एक्स की वैल्यू भी क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, और हमें ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रखा है और कह रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं आई एन ऑन टू है या नहीं है, पहले तो हम ये चेक करते हैं। तो आओ चेक करते हैं, कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसको हम चेक करेंगे, ऑन टू के लिए। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हमें जो भी फंक्शन दिया होता है हम उसको y के इक्वल मानते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे ही करते थे, याद है। वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे कि क्या करेंगे, लेट जो फंक्शन हमारे पास दिया है, कौन सा दिया है, आई एन एक्स इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास फंक्शन दिया है एन एक्स इज इक्वल टू, हम किसके मान लेंगे, वाई के। ठीक है, इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, वाई के, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई आ गए। यानी कि आप कोई भी वैल्यू आप रखोगे एक्स की, वो वाई के इक्वल मिल जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर में से ही मिलेगा। और एक्स की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी, नेचुरल नंबर में से। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, वाई भी क्या मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर में से ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे हमने इनपुट एन में से लिया, आउटपुट भी किस में से मिला, एन में से ही मिल गया, नेचुरल नंबर में से ही मिला। तो हम एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे, हमें वाई मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एवरी y belongs to n, for every y belongs to n, there is x belongs to n, there is x belongs to n such that, और वो किस तरह से हमारे पास x belongs to n किस तरह से मिल रहा है हमें, such that i n x is equal to y, such that i n x is equal to y, ये मिल रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, therefore i n x, therefore जो हमारा i n x आया, कौन सा, ये वाला, जिसको हमें चेक करना था कि क्या है, ये ऑन टू है या नहीं है, therefore i n x या i n is on to। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना था, शो दैट ऑल्दो आई एन इज ऑन टू बट आई एन प्लस आई एन, जो इस तरह से डिफाइन कर रखा है वो ऑन टू नहीं होगा। तो पहले तो हमने ये तो शो कर दिया कि आई एन ऑन टू है। अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो किस हिसाब से दे रखा है, देखो ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि
आई एन प्लस आई एन एक्स इज इक्वल टू आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स। और आई एन एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 2x आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन था दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, 2x मिल गया। अब हमें यही चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है, ऑन टू नहीं है, यही चेक करना है। तो हम ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करते हैं क्या कि ऑन टू के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होता है उसको y के इक्वल मानते हैं। तो लेट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास फंक्शन दिया है आई एन प्लस आई एन, ये क्या है, पहली चीज़ तो ये नेचुरल नंबर में है, ठीक है, इसको हम नेचुरल नंबर में है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं लेट, क्या करेंगे हम यहाँ से आई एन प्लस आई एन एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको हमने क्या किया, y के इक्वल मान लिया, ठीक है, y के इक्वल माना और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2x, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2x, तो 2x इज इक्वल टू y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 2। तो अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि अगर इफ़ y इज इक्वल टू 1, जो कि नेचुरल नंबर में होता है, हमने कहा था कि y की सभी वैल्यूज़ के लिए x जो है हमारा नेचुरल नंबर में होना चाहिए, x डिफाइन होना चाहिए। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, देन x इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू जैसे ही यहाँ 1 पुट करूँगा x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हम जानते हैं डेफिनेशन ऑन टू की क्या कहता है कि सभी x की सभी वैल्यूज़ के लिए y हमें मिलना चाहिए, y या y की सभी वैल्यूज़ के लिए हमें x सेट में से डिफाइन होना चाहिए। तो y की 1 के लिए x डिफाइन नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, देयरफॉर फॉर y इज इक्वल टू 1 there is no element x belongs to n, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है x जो कि n में बिलोंग करे, सच दैट, और किस हिसाब से करे, सच दैट आई एन प्लस आई एन एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ऐसा आ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आई एन प्लस आई एन प्लस आई एन एक्स इज नॉट ऑन टू, ठीक है, आई एन प्लस आई एन क्या है, ऑन टू नहीं है। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा क्या एग्जाम्पल, जो हमने पहले नहीं किया था उसको भी हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस जो हमने पहले नहीं किए थे अब हम दोबारा करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो पहले नहीं किए थे, क्योंकि पहले जो हमने जब पहला चैप्टर किया था तो उसमें क्या था कि हमने जो सीबीएसई का न्यू सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस, उसके हिसाब से कर दिया था। फिर ये हुआ कि ठीक है और भी बच्चे हैं, और भी बोर्ड्स के बच्चे हैं जिनके लिए वो सिलेबस रिड्यूस नहीं कर रखा है, तो उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, वो भी मेहनत करें, वो भी पढ़ाई करें। और साथ ही साथ जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं अगर उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, ताकि वो भी और सीख सकें, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो उसको हटा दिया था वो क्वेश्चंस भी इसमें हमारे पास हम वो आज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें करने हैं क्वेश्चंस, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, हम इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 10x + 7, फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर, इज इक्वल टू क्या आएगा, आई आर।
ये क्या आएगा आई आर, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले तो हमें दिया हुआ है फंक्शन f कैसे r टू r में, और फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7, ठीक है। ये हमें फंक्शन दे रखा है, तो कह रहा है कि फाइंड करो कोई फंक्शन जी आर, जी हमें कोई फंक्शन फाइंड करना है जो कि आर से आर में ही है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, और वो किस तरह से होना चाहिए, सच दैट जो हमारा जी हम लेकर आएंगे वो कैसा होना चाहिए कि अगर हम जी ओ एफ निकालें और एफ ओ जी निकालें दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए, और दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, रियल नंबर में डिफाइन होना चाहिए, ये चीज़ हमें करना है, ठीक है। तो आओ करते हैं, क्या दे रखा है सबसे पहले, तो हम ये चेक करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7, तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10x प्लस 7, ये दे रखा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या करते हैं y मानते हैं, तो इसका मतलब 10x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ निकाल के देखते हैं क्या आई आर के बराबर आता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले हम जी जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, y यानी हम सबसे पहले करेंगे क्या कि x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू क्या निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो देखो कैसे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, देन x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास y माइनस 7 अपॉन 10 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब जैसे ये x की वैल्यू आई, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कोई g है हमारे पास, g फंक्शन है, वो कैसे है, r से r में डिफाइन है, g कोई फंक्शन है वो r से r में डिफाइन है, ले लिया, ठीक है। g कह रहा था फाइंड करना है g r टू r, तो फाइंड कैसे करेंगे, g r टू r हमने ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मान लो जी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा, वो ये आएगा y माइनस 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही करते थे, देखो जिसने भी पहले के क्वेश्चंस कर रखे हैं, जिसने पहले लेक्चर सारे देखे, उसके लिए कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले हमने सारे क्वेश्चंस इस तरह से कर रखे हैं। तो हम यही करते थे, सबसे पहले x निकालते थे इन टर्म्स ऑफ y, फिर हम g मानते थे, g क्या होता है इसका इन्वर्स मानते हैं, g क्या है f का कोई इन्वर्स है, तो g किस में आता है, हमारे आउटपुट में आता है y में, यानी कि जो इसका जो f फंक्शन का को डोमेन होता है वो g के लिए डोमेन का काम करने लगता है, यानी इसमें से जो हम को डोमेन था वो यहाँ पे डोमेन का काम करेगा, नहीं y की वैल्यू हम रियल नंबर में से लेंगे और x मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो जी वाई की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो g आ गया, f आ गया हमारे पास, f फंक्शन आ गया, g फंक्शन आ गया, अब हम एफ ओ जी और जी ओ एफ निकाल के देखते हैं हमारे पास क्या आता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जी ओ एफ, और जी ओ एफ कैसे निकालोगे आपको पता है, जी ओ एफ कैसे निकालते हैं, जी ओ एफ हम निकालते हैं इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स करके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी ओ एफ एक्स, जो बाद में लिखा होता है हम उसी की इनपुट लेते हैं, उसी की डोमेन लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको पता है कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ये आ गया। अब ये क्या आएगा हमारे पास, जी वाई के जैसा दिख रहा है, जी के यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई है, तो क्या करो इसको हम किस तरह से रखेंगे, वाई की जगह क्या रखोगे आप, एफ एक्स माइनस 7 अपॉन 10, ये आएगा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 10x प्लस 7, एफ एक्स की वैल्यू रखोगे 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10 आ जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, क्या हो गया 10x अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, x मिल गया, क्या मिला, x मिल गया, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स क्या मिल गया, x मिल गया। अब जानते हो हमने पीछे पढ़ रखा आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन ही यही थी कि हमारे पास जो हम वैल्यू रखें वो वापस वही मिले, यानी जी ऑफ एक्स रखा वापस x मिल गया। अब हम एफ ओ जी निकालेंगे, तो जब हम एफ ओ जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये इस तरह से निकालेंगे, एफ ओ जी, जी की डोमेन है y, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी वाई कैसे निकालेंगे, देखो कैसे फंक्शन है, एफ एक्स के जैसा है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, जी वाई, तो 10
x की जगह पर क्या रखा है, gy और +7। अब gy की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, gy की वैल्यू है y-7/2। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा y-7/10 और +7 ये है, 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया y-7 + 7, देन 7 से 7 कैंसिल। तो यहाँ से देखो f ऑफ gy हमारे पास कितना आ गया, y आ गया, ये आ गया और यही हमें चाहिए था। और x और y दोनों आ गए, तो x और y हमारे पास दोनों आ गए। और आपको पता है कि x कहाँ से ले रहे थे हम, रियल नंबर में से, और y कहाँ से मिल रहा है, वो भी रियल नंबर में से मिल रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको एक साथ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा कि GOF हमें क्या मिला, x मिला, जो कि किस में से है, रियल नंबर में से, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू r। और FOG हमें क्या मिला, वो क्या मिला, y मिला, जो कि किस में से है, रियल नंबर में से है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर y बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से हमारे पास कि जो हमारे पास GOF आया, GOF बराबर आ गया FOG के। देखो GOF भी IR के इक्वल है, FOG भी IR के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देन इस तरह से होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि ऐसा फलन g आ गया जिसके लिए GOF और FOG क्या है, IR के बराबर हैं। और वो g हमने जो बनाया था बिल्कुल ठीक है, यही फंक्शन होगा जिसके लिए GOF बराबर FOG हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखने हैं, सीक्वेंस में देखने हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बस थोड़ी सी थ्योरेटिकल है और कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। क्लियर है? तो फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं किसके, मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 2 के। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन f डिफाइन कर रखा है आपको। कैसे, f कह रहा है किस, कहाँ से कहाँ तक है, w to w। और w का मतलब आप जानते हो, w मतलब कौन सा हो गया, होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होकर के फिर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और डिफाइन कैसे कर रखा है, डिफाइंड एज fn इज इक्वल टू n-1। फिर साथ में लिखा है इफ n इज ऑड एंड fn इज इक्वल टू n+1 इफ n इज इवन। तो देखो अब ये ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ऐसे एग्जाम्पल भी किए हैं हमने, और पीछे एक बार आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और ऐसा हमने एग्जाम्पल भी किया है, उसी एग्जाम्पल के जैसा है। तो यहाँ पे देखो हमें ये f फंक्शन जो है वो 2 फंक्शन हमें दे रखा है, 2 फंक्शन हमें दे रखा है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो पहला तो क्या कह रहा है कि fn के कितने फंक्शन हैं, 2। एक तो क्या होगा कि n-1 होगा, कब, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तो ये लेंगे। दूसरा कह रहा है n+1, और n+1 वाला फंक्शन हम कब लेंगे, जब n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। इस तरह से अब आपको याद आ गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने, ऐसा एग्जाम्पल भी किया था हमने, वैसा ही है ये। और अगर पीछे के क्वेश्चंस अगर देखे हैं आपने तो आपको पता हो, पीछे जब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पहले, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए थे हमारे पास। क्लियर है? तो उसी के जैसा है ये। डोंट शो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो हमें क्या शो करना है कि जो फंक्शन हमारे पास f दिया हुआ है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। फिर अगर इन्वर्टिबल है तो फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, और हमें f का इन्वर्स भी फाइंड करना है। फिर इसमें ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है, वेयर w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो हमें ये बता दिया कि w क्या है, होल नंबर्स का सेट है। चलिए ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहले तो इन्वर्टिबल है कि नहीं शो करना है, f क्या है, इन्वर्टिबल है, वो हमें दिखाना पड़ेगा कि f इन्वर्टिबल है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, अब देखो आप इन्वर्टिबल की कंडीशन जानते हो। इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या होती है, आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा, और अगर इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव होगा। ये पीछे हमने खूब पढ़ लिया, खूब बार रिवाइज कर लिया, बिल्कुल अब तो रट गया होगा आपको कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा और इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमें इन्वर्टिबल शो करना है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव बताने के लिए आपको ये भी पता है कि कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कब बोलते हैं, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। क्लियर? कोई भी फंक्शन जब 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? चलो
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अल्टीमेटली कि इस फंक्शन को हम 1 1 और ऑन टू प्रूफ करवाएंगे। क्या करवाएंगे? 1 1 और ऑन टू। एक बात। दूसरी बात, आपको देखो इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है, एक n की वैल्यू ऑड है, एक n की वैल्यू इवन है, अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो आपको पता है आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें कौन सा होगा, चार केस बनेंगे। क्या होगा? चार केस बनेंगे। तो उन चार केसेस वाले क्वेश्चन जो अपन ने किया था कौन कौन सा हम लेंगे, अगर n और n1 और n2 दो वैल्यूज मानेंगे, n1 n2 दोनों अगर ऑड हो, n1 n2 दोनों अगर इवन हो, एक n1 ऑड हो n2 इवन हो, फिर n1 इवन हो n2 ऑड हो, ऐसे चार केसेस बनेंगे। उन चार केसेस को लेकर के हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करने चल रहे हैं यहाँ पर कि ये पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। पहले 1 1 प्रूफ करेंगे, फिर ऑन टू प्रूफ करेंगे, फिर हम कह देंगे कि बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स निकाल लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 1 1 निकालेंगे। तो 1 1 के लिए सबसे पहले कौन सा कंडीशन हम यूज करते हैं? 1 1 के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि let n1 and n2 belongs to होल नंबर। n1 और n2 किस में से लेना? होल नंबर में से ही तो लेना है हमें। सारे एलिमेंट्स किस में से लेने हैं? होल नंबर में से लेने। क्लियर है? ठीक है। अगर ये होल नंबर में से लेने हैं तो केस फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास कि इफ both n1 and n2 are even, अगर हम n1 और n2 दोनों को इवन ले लें तब क्या होगा? तो n1 और n2 दोनों इवन लोगे तो आप फंक्शन डिफाइन करोगे n1 और n2 आर इवन सच दैट किस हिसाब से लेंगे कि fn1 बराबर हो जाए fn2 के। ठीक है? दोनों इवन इस तरह से लेंगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएं, दोनों की इमेजेस दोनों की क्या हो, बराबर हो जाए, कि fn1 बराबर क्या हो जाए, fn2 हो जाए, ये चीज़। तो fn1 बराबर fn2 ले लिया। अगर n1 बराबर n2 आ जाएगा तो हम कह देंगे इवन है, और अगर नहीं आता है तो हम कह देंगे नहीं है। तो अब ये क्या किया अपन ने, देखो n1 और n2 इवन लिया। इवन के लिए कौन सा फंक्शन काम में लेना? n+1 वाला। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, n1+1 इज इक्वल टू n2+1। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, n1 इज इक्वल टू n2 आ गया। n1 इज इक्वल टू n2 आ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f इज 1 1। f क्या है? 1 1 है। किस कंडीशन के लिए? इस कंडीशन के लिए हमारे पास केस 1 के लिए अगर n1 n2 दोनों इवन होगा तो ये क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। अभी तो एक केस हुआ। दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है कि इफ n1 and n2 are odd such that fn1 is equal to fn2, इस तरह से है कि fn1 fn2 के बराबर है। तो अब ऑड के लिए कौन सा फंक्शन हम काम में लेंगे, n-1 वाला। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि n1-1 इज इक्वल टू n2-1। 1 से 1 कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल, n1 इज इक्वल टू n2 आ गया। अब अगर n1 इज इक्वल टू n2 आ गया है तो हम क्या कह देंगे यहाँ से, देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, केस फोर्थ। कौन सा केस? केस थर्ड। अगला केस कौन सा आएगा, थर्ड केस। अब थर्ड केस में क्या करेंगे, देखो n1 n2 दोनों इवन ले लिया, n1 n2 दोनों ऑड ले लिया। अब थर्ड केस में क्या करेंगे, जब n1 और n1 इवन हो n2 ऑड हो, या फिर n1 ऑड हो n2 इवन हो, दोनों में से पहले कोई सा भी ले सकते हो। उस कंडीशन में क्या होगा, देखो क्या होगा, लेट n1 is even, n1 is even and n2 is odd, n2 is odd
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंसते हैं क्या कि आपको बताया था जब केवल और केवल इस केस में आकर के हमारा ये वाला मेथड फेल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में। बाकी आप किसी भी तरीके से करोगे 99% केस में यही मेथड हमें यूज़ करना है। और केवल क्या होगा, केवल यहाँ पर आकर के हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हम दोनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि n1 इवन है और n2 ऑड है, तो कोई भी इवन और ऑड आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसका हम कन्वर्ज लेके चलेंगे। कैसे? हम ये मान के चलेंगे कि दोनों बराबर नहीं है, होते ही नहीं है बराबर, तो हम ये ले लेंगे ठीक है n1 बराबर n2 नहीं है, n1 n2 के बराबर नहीं है, तो इसकी इमेजेस भी बराबर नहीं होंगी, तब ये 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इमेजेस बराबर आ गए तो 1 1 नहीं होगा। तो हम उसके लिए यहाँ पर लेके चलते हैं कि क्या कि अब ये दोनों अलग अलग हो गए, एक इवन है एक ऑड है, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, सिंस n1 इज नॉट इक्वल टू n2, हो भी नहीं सकते क्योंकि कोई भी इवन और ऑड आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो n1 इज नॉट इक्वल टू n2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, fn1 इज नॉट इक्वल टू fn2, fn1 भी इक्वल नहीं होगा fn2 के। तो अब हमने देखो fn1 कौन सा फंक्शन आ जाएगा, n1 को हमने माना इवन, इवन के लिए कौन सा फंक्शन है n+1, तो मैं यहाँ लिख दूंगा n1+1। ये कैसा नंबर आएगा, ये ऑड नंबर आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? हमने कहा इवन है, n1 क्या है, इवन है। इवन में अगर आप 1 ऐड करोगे हमेशा ऑड नंबर आएगा। इवन में आप क्या करोगे, 1 ऐड करोगे हमेशा ऑड आएगा। कैसे? जैसे मान लो आप ले लो 2 4 6 8 10, कोई सा भी इवन नंबर ले लो, सब में +1 करते जाओ, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। ठीक है? या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी भी इवन में आप ऑड ऐड करोगे ऑड ही मिलेगा आपको। किसी भी इवन नंबर में आप क्या करोगे, ऑड नंबर ऐड करोगे, क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। तो इसलिए क्या कहा मैंने कि यहाँ से कि fn1 क्या मिलेगा आपको, ऑड मिलेगा। n1 तो इवन है, इवन में आप 1 ऐड करते ये नंबर कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। दूसरा fn2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, fn2 n2 ऑड है, ऑड के लिए कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, इफ n इज ऑड देन फंक्शन इज n-1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n2-1। और ये कैसा फंक्शन मिलेगा हमें, इवन। ये क्या मिलेगा हमें, नंबर हमेशा इवन। क्यों? क्योंकि n2 तो ऑड है, n2 क्या है, ऑड है। ऑड में आप कोई भी ऑड नंबर माइनस करोगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। चेक करके देख लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, 3 5 7 9 11, इसमें आप -1 करते जाओ, क्या मिला, 2 4 6 8 10। आप कोई भी ऑड नंबर ले लो उसमें से 1 माइनस करोगे तो इवन ही मिलेगा आपको। या ऐसा कह दो कि किसी भी ऑड में से आप इवन माइनस करोगे हमेशा इवन मिलेगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। इसलिए इसीलिए क्या किया, इसको हमने ऑड लिख दिया, इसको हमने कहा कि ये इवन आएगा। ये एक बात हम मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब ये भी ऑड है, ये इवन है, तो क्या बताओ कोई ऑड नंबर किसी इवन नंबर के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है ज़िंदगी में। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर fn1 इज़ नॉट इक्वल टू fn2। तो देखो n1 हमने n2 के बराबर नहीं माना था, fn1 भी fn2 के बराबर नहीं आया, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f इज़ 1 1। इसके लिए भी हमारे पास क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब नेक्स्ट केस बचता है हमारा कौन सा, अगला केस आ गया हमारे पास कौन सा, केस फोर्थ। केस फोर्थ केस क्या कहता है कि n1 एक बार इवन ले लिया, n2 को ऑड ले लिया, तो हम n1 को एक बार ऑड ले लेते हैं, n2 को इवन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेट n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। अब अगर ये ले लिया तो आपको पता है क्या कि हम ये अभी अभी जो हम पढ़ने किया सेम टू सेम वही करना है हमें कि n1 n2 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि इवन ऑड आपस में बराबर नहीं होंगे। तो fn1 क्या आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन fn1, n1 क्या है हमारे पास, ऑड है। ऑड के लिए कौन सा फंक्शन है, n-1 वाला फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, n1 - 1। अब यहाँ पर देखो ऑड था,
ऑड में से अभी आपको बताया था, ऑड में से अगर -1 करोगे इवन आएगा, ये ऑड है, अगर ऑड में से -1 करोगे तो क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर ही तो आएगा। ठीक है, fn2, n2 क्या है हमारे पास, इवन है। इवन में, इवन के लिए कौन सा फंक्शन है, n+1 वाला, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, +1। इवन में आप कोई नंबर ऐड करोगे, इवन में कोई ऑड ऐड करोगे, क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा, तो इसलिए ये क्या होगा, कोई ऑड नंबर होगा। तो fn1 इवन आ गया, fn2 ऑड आ गया, तो विच इम्प्लाइज fn1 इज नॉट इक्वल टू fn2, therefore f is 1 1। इसके लिए भी क्या आ गया, फंक्शन 1 1 आ गया। क्लियर है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन 1 1 आ गया। तो चारों केसेस में हमने क्या देखा कि फंक्शन 1 1 है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर किसी भी एक केस में, चारों में से किसी भी एक केस में अगर 1 1 नहीं आता, तो हम कह देते ये पूरा फंक्शन ही 1 1 नहीं है। इसलिए 1 1 होने के लिए ये जरूरी है कि चारों के चारों केसेस 1 1 हो। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ध्यान रखना है कि चारों के चारों केसेस अगर 1 1 है तो हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन जो हमें दे रखा है, जो फंक्शन हमें डिफाइन कर रखा है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। क्लियर, ठीक है। तो एक काम करो, इसको यहाँ से आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे ऑन टू की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे कि क्या आएगा यहाँ पर ऑन टू के लिए। ऑन टू क्या चेक करेंगे हम, ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, देखो जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको y के इक्वल मानते हैं। तो लेट f(x) इज इक्वल टू y। f(x) यहाँ पर x की जगह क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो हम क्या कह देंगे, लेट fn इज इक्वल टू y। लेट fn इज इक्वल टू y। अब fn हमारे पास दो फंक्शन है, एक n-1 और एक n+1, तो दोनों को y के इक्वल हमें करना पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग y के इक्वल कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले तो n-1 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको कि n-1 और एक n+1। अब n-1 कब लूँगा, जब n क्या होगा, ऑड होगा। इफ n इज ऑड। और n+1 कब लूँगा, इफ n इज इवन। ठीक है, इस तरह से मैं लूँगा y फंक्शन। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग करके अगर मैं लिखूँ, इसको अलग अलग करके लिखूँ, इस अगली स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, कि y इज इक्वल टू n-1 और y इज इक्वल टू n+1। y इज इक्वल टू क्या आ गया, n-1 और y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, n+1। और n-1 कब लिखूँगा, इफ़ n इज ऑड। यहाँ पर क्या है, n इज ऑड है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज इवन हो जाएगा। ठीक है, इवन हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी हम इसको लिखते थे तो x की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पर भी n है तो n की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 1 को इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू y+1। जहाँ पर ये n क्या है, ऑड है, ये n क्या है, ऑड है ना, कह रहा है ना n इज ऑड। तो और जब मैं नीचे वाले फंक्शन को सोल्व करूँगा तो n इज इक्वल टू y-1 हो जाएगा, जहाँ पर n क्या है, इवन है। जहाँ पर n क्या है, इवन है। ये बात समझ में आ गई कि n क्या है, ऑड है, तो मैं n की वैल्यू लिखूँगा y+1, यानी y+1, n क्या है, ऑड है, n क्या है, ऑड है, और आया हमारे पास y+1। ठीक है, और ये n क्या है, इवन है, और हमारे पास आया क्या है, y-1। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से ध्यान से समझना, देखो यहाँ से समझने की चीज़, अगर n ऑड है और इस ऑड में अगर मैं कुछ +1 करता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से सुनना, ये कहना चाह रहा हूँ कि n ऑड आया हमारे पास, ऑड आया। ये ऑड कब आया होगा, जब ये y इवन हो रहा होगा। आई बात समझ में, जब ये y क्या रहा होगा, इवन। क्योंकि अभी आपको बताया था कि इवन में आप ऑड ऐड करोगे, इवन में आप +1 करोगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो यानी y क्या रहा होगा, इवन रहा होगा, तभी 1 ऐड होने के बाद ये n क्या हो गया, ऑड हो गया। ऐसे ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि n कह रहा है इवन है, ये इवन तब आएगा जब y हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। जब y ऑड होगा उसमें से एक माइनस करूँगा तो इवन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कि n इज इक्वल टू y+1, और यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y इज इवन होगा।
और यहाँ पर y क्या होना चाहिए, y इज ऑड होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। यानी y अगर इवन होगा तो इवन में कोई वन ऐड करूँगा तो n ऑड आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही y हम यहाँ पर ऑड होगा, यानी ऑड में से कुछ -1 करूँगा तो n की जो वैल्यू, जो n आएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझने की थी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर for every y belongs to W, there is n belongs to W such that fn is equal to y, क्या लिखा कि y की हर एक वैल्यू के लिए जो कि W में से हो, W में से आप कोई भी वैल्यू ले लो y की, 0 भी ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। अब y की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू क्या ले लो, 0, क्योंकि y इवन है। 0 लोगे तो क्या बचा, y क्या इवन है, 0 भी इवन नंबर होता है, y 0 लोगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 क्या होता है, ऑड होता है। ऐसी कोई भी वैल्यू लोगे, आपको y की वैल्यू भी W में से लोगे तो n की वैल्यू भी किस में से मिलेगी, W में से लेगी। यानी कुछ भी आप ले लो y की वैल्यू होल नंबर में से, n की वैल्यू भी होल नंबर में से ही मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयर सिंस, अभी अभी हमने निकाला था एक चीज़ कि सिंस f इज 1 1 2, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, बाइजेक्टिव। क्या है ये, बाइजेक्टिव है। ठीक है, और भाई ऑन टू तो यहाँ से आ ही गया, 1 1 हमने पहले निकाल लिया था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं f इज 1 1 ऑन टू, या फिर हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f इज इनवर्टिबल। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। और अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f कह रहा था। इन्वर्स क्या होगा, देखो हमने क्या माना था, fn इज इक्वल टू y माना था, fn इज इक्वल टू y ऑन टू के लिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि f इनवर्स y इज इक्वल टू n, f इनवर्स y इज इक्वल टू n। यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, f इनवर्स y इज इक्वल टू n। और ये n कब होगा, ये n क्या होगा, जैसे एक तो n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, और एक n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, f इन्वर्टिबल है, f इनवर्स y इज इक्वल टू अपन ने n लिख दिया। तो n की वैल्यू एक तो क्या आई थी हमारे पास, देखो y प्लस 1, और एक वैल्यू क्या आई थी, y माइनस 1। ये दो वैल्यूज आई, y प्लस 1 और y माइनस 1। y प्लस 1 कब होगा, जब y क्या होगा हमारे पास, इवन होगा। और y माइनस 1 कब लेंगे, जब y क्या होगा हमारे पास, ऑड होगा। ये क्या हो गया, इसका इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्स निकाल दिया इसका, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, तो f का इन्वर्स ये आ गया हमारे पास। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ f r टू r, फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है हमें, फंक्शन f कहाँ से कहाँ तक है, r से r में है। और f(x) हमें क्या कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ f(x), f(x) निकालना है, ये निकालना। तो आप जानते हो कैसे निकालेंगे हम इसको, f(x), हमें x f(x) दे रखा है, तो इस x की जगह पर क्या आ गया, f(x) आ गया, तो इस x की जगह पर क्या रख दो, आप f(x) रख दो, क्या आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f(x) का स्क्वायर माइनस 3 f(x) प्लस 2। तो अब यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे आप, f(x) की क्या वैल्यू है, f(x) की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3 क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और प्लस 2 बाद में और है। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कुछ इसी तरह से है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, a प्लस मान सकते हैं, अगर -3x ले लेंगे b को तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो उसी के जैसा है हमारे पास ये फॉर्मूला। तो देखो कैसे खोलेंगे इसको। पहले कह रहा है ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर -3x है तो -3x का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है प्लस 2ab प्लस 2 ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है -3x प्लस 2bc, बी क्या है हमारा -3x और सी क्या है हमारा 2 प्लस 2ac, ए कितना है एक्स स्क्वायर और सी कितना है 2 है माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 3 जा 9x, फिर -3 प्लस 2 हो जाएगा तो माइनस का 6x, प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पर कितना हो जाएगा +2। क्लियर है। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 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 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 कितना आएगा 2 3 जा 6 तो माइनस का 6x क्यूब, फिर ये क्या आएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 यानी -12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x प्लस 2। अब पावर के अकॉर्डिंग हम चेक करते जाते हैं। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, x की पावर 4, ये लिख लिया पहले, और किसी के भी नहीं है छोड़ दो। फिर हम क्यूब के देखते हैं -6x क्यूब, और किसी के भी नहीं है तो इसको ऐसे कैसा ही लिख दो -6x क्यूब। अब हम स्क्वायर वाली पावर देखते हैं, तो एक तो है 9x स्क्वायर, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास कौन सी आ गई 9x स्क्वायर, और एक आ गई 4x स्क्वायर, और ये 3x स्क्वायर। ये हमारे पास है स्क्वायर वाली टर्म्स। तो स्क्वायर वाली टर्म्स को कैसे लिखेंगे, 9 और 4 13x स्क्वायर माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 10x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर। ठीक है, अब अगला कौन सा स्क्वायर हो गया, x वाली टर्म्स देखो -12x प्लस 9x माइनस 6x, तो कितना हो जाएगा देखो -12 और -6 कितना हो गया -18, और -18 प्लस 9 कितना हो जाएगा -9, माइनस का 9x कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 होगा, यहाँ पर x नहीं आएगा भाई, यहाँ पर x नहीं आएगा। ठीक है, -3 2 जा 6 होगा केवल और केवल, ये x नहीं आएगा। तो कितना आएगा हमारे पास -12x प्लस 9x कितना आ जाएगा माइनस का 3x, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3x। अब +4 -6 प्लस 2 -6 प्लस 2 -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास आंसर किसका, f ऑफ fx का। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर कितना, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x, ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा था, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फंक्शंस f n to z and g z to z such that g of f is इंजेक्टिव बट g is not इंजेक्टिव। यानी हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देना है। ठीक है, और किस तरह से देना है कि फंक्शन f जो होना चाहिए वो n to z होना चाहिए, नेचुरल नंबर से इंटीजर में, और g होगा वो इंटीजर टू इंटीजर ही होगा। और हमें वो एग्जाम्पल इस तरह से लेना है कि जी ओ एफ तो क्या आ जाए 1 1 आ जाए, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, और जी क्या हो वो इंजेक्टिव नहीं हो, यानी 1 1 नहीं हो, एक एक फंक्शन एक एक हमारा फंक्शन नहीं हो, एक एक फलन नहीं हो। तो हम चेक करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन f, फंक्शन क्या है लेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक है, n से z में है
फंक्शन किस में दिया हुआ है, एन टू जेड, ठीक है ये है। और हम फंक्शन, हमें वैसे देखो सीबीएसई बुक में हमें दिया हुआ है कि आप ये ले लो, हिंट ले लो क्या कि एफ एक्स बराबर एक्स है, और जी एक्स के लिए क्या कह रहा है, जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, ठीक है, मोड ऑफ एक्स है। लेकिन फिर भी अगर आप वैसे ही सोचो, अगर मान लो आपके पास हिंट नहीं हो तो कैसे करोगे, कह रहा है कि जी ओ एफ क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जी ओ एफ क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और जी क्या होना चाहिए, 1 1 नहीं होना चाहिए, जी 1 1 नहीं होना चाहिए, जी ओ एफ 1 1 होना चाहिए। तो आपको एक चीज बताई थी जब हमने एग्जाम्पल किया था, वहां पर एक क्वेश्चन आया था जहां पर आपको बोला था कि ये एक स्टेटमेंट है, इसको याद कर लो। कौन सा स्टेटमेंट आपको याद हो तो क्या बताया था कि इफ जी ओ एफ इज 1 1, जी ओ एफ इज 1 1, then f is श्योरली 1 1। बताओ याद आया क्या? आपको ये बताया था कि अगर जी ओ एफ हमारे पास 1 1 है तो एफ तो पक्का 1 1 होगा, जी चाहे 1 1 हो चाहे नहीं हो, एफ पक्का 1 1 होगा। ये उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें एग्जांपल देना है जहां पर जी ओ एफ तो 1 1 हो, ठीक है, बट जी 1 1 नहीं हो, तो जी 1 1 नहीं होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एफ 1 1 होगा ही होगा। और ऐसे ही एक और था हमारे पास जहां पर क्या आया था हमारे पास कि अगर एफ ओ जी सॉरी जी ओ एफ हमारा क्या हो, ऑन टू हो, अगर जी ओ एफ हमारा क्या हो, ऑन टू हो, तो जी पक्का ऑन टू होगा, जी पक्का ही ऑन टू होगा। ये बात अपन ने पीछे क्वेश्चन में करी थी। अभी यहाँ पर किसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे कि ये क्या कह रहा है हमको, ठीक है। ये आपको याद दिलाने के लिए था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गई एक बात कि F 1 1 होगा, F क्या होगा हमारे पास, 1 1 तो होगा, यानी F को हम 1 1 ले सकते हैं, F को हम क्या ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं। F 1 1 ले सकते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा फंक्शन सोचना है जिसके लिए क्या आए, 1 1 आए। 1 1 का मतलब आप समझ गए, हर एलिमेंट के लिए क्या हो, कोई ना कोई इमेज अवेलेबल हो, कि कोई भी डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट न छूटे, हर एलिमेंट का को डोमेन के अंदर कोई ना कोई इमेज हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि डोमेन में कैसा एलिमेंट होना चाहिए, एन में से, नेचुरल नंबर में से, और को डोमेन में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो सकता है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपल सा यही चीज़ है भाई, यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपन बना नहीं सकते। क्या होगा, आप ये जानते हो कि नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो मैं सीधा ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कोई भी रखो, आप कोई भी नेचुरल नंबर रखो, वो जेड में तो मिलेगा ही मिलेगा ही, क्योंकि जेड में ही क्या है, एन है। ये आप ये कह सकते हो कि एन इज सबसेट ऑफ जेड, एन इज सबसेट ऑफ जेड, यानी कि एन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब जेड में मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी वैल्यू पुट करो, इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर, वो भी नेचुरल नंबर आएगा, भले ही नेचुरल आए, पर नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर के अंदर ही आते हैं, तो वो भी इंटीजर ही होगा। तो एक सिंपल सा हमारे पास एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि क्या एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, हम यहाँ से एक्स लेंगे, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे अब, तो अब हम क्या चेक करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है, ये 1 1 है या नहीं है। तो निकालते हैं, सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। वन वन के लिए लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n such that fx1 बराबर fx2। fx क्या है, x है, तो x1 की जगह x की जगह x1 आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया, ये लो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि फंक्शन f क्या आ गया, हमारे पास 1 1 आ गया। अब अगर हमारे पास फंक्शन 1 1 आ गया है
हमारे पास क्या आ गया है, फंक्शन 1 1 आ गया है। तो अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, जी ले लेते हैं। कौन सा, जी वाला फंक्शन। जी हमें कैसे डिफाइन कर रखा है, z टू z डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या वैल्यू लेनी है, जी कोई भी एक फंक्शन ले लो, जी एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर। देखो अब की बार इसने कहा था जी एक्स आप क्या ले लो, मोड एक्स, मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर ले लो। क्या ले लो, एक्स स्क्वायर, ये वाला नहीं लेके एक्स स्क्वायर लेंगे। कैसे, आप एक्स की जगह कोई भी इंटीजर पुट करोगे, वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आएगी। अब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक तो एग्जांपल मोड वाला भी ले सकते हो ताकि वो पॉजिटिव आ जाएगा, हमेशा वो भी इंटीजर में रहेगा। या तो आप स्क्वायर करोगे कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है। इसलिए ये फंक्शन ले लिया कौन सा, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ताकि कोई भी मैं इंटीजर रखूंगा उसका स्क्वायर होने के बाद मुझे इंटीजर ही मिलेगा। नेगेटिव इंटीजर रखूंगा तब भी मुझे इंटीजर नंबर ही मिलेगा पॉजिटिव में, ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए 1 1 चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या होगा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z सच दैट fx1 बराबर fx2, और fx1 की जगह आप x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप कर दोगे कि x1 बराबर x2, जो कि नहीं होगा, ठीक है, जो कि नहीं होगा। या इसको ऐसे लिख लो, x1 बराबर प्लस माइनस x2 और x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। देयरफॉर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब बोले ये कैसे किया, ये पहले भी बता रखा है आपको कि कोई भी दो नंबर का स्क्वायर अगर आपस में बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर बराबर ही हो, लेकिन हमें कंडीशन क्या है कि x1 x2 किस में से, इंटीजर में से। अब आपको फॉर एग्जांपल लेता हूं, जैसे x1 ले लो 1 और x2 ले लो -1। x1 क्या ले लिया 1, अब x2 -1, दोनों बराबर तो नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनका स्क्वायर x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा कि दोनों का स्क्वायर तो बराबर है, पर जरूरी नहीं दोनों आपस में बराबर हो। x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो सकता है, कि हो सकता है वो 1 ही हो सकता है वो -1 हो। जैसे मान लो x1 2 है और x2 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। आगे बात समझ में, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया कि x1 बराबर नहीं होगा x2 के लिए, क्योंकि x1 x2 क्या है, इंटीजर में से है, तो क्योंकि हम नेगेटिव ले सकते हैं। अगर यहाँ नेचुरल नंबर होता तो हम बराबर कर देते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगेटिव ले ही नहीं सकते ना उसमें, लेकिन यहाँ इंटीजर है तो हम नेगेटिव ले सकते हैं, इसलिए दोनों को क्या कहेंगे, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, देयरफॉर g इज नॉट 1 1, g इज नॉट 1 1। तो f11 आ गया, g11 नहीं आया। तो ये कह रहा था g एक नहीं है, 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। तो अब क्या करें, GOF हमें चेक करना है, क्या GOF 1 1 होगा। तो GOF के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले f कहाँ से कहाँ तक है, N2Z, और g कहाँ से कहाँ तक है, Z2Z। तो GOF क्या हो जाएगा हमारे पास, GOF तो हम कैसे देखते हैं, z कॉमन है तो क्या हो जाएगा, N2Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये n से z में हो जाएगा, n से z में। तो GOF इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, बाहर कौन सा f है तो f वाले डोमेन लूंगा GOFX, और GOFX क्या लिख सकता हूँ, GOFX। तो gx हमारे पास फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, fx का स्क्वायर। अब fx हमने क्या माना था, x, तो x का स्क्वायर। तो GOFX हमारे पास कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। GOFX हमारे पास कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। तो
जी ओ एफ एक्स हमारे पास फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर, जैसे एफ एक्स एक फंक्शन आया था, जी एक्स एक फंक्शन आया था, जी ओ एफ एक्स एक फंक्शन आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 है, एक एक हमें चेक करना है ना कि 1 1 है या नहीं है, तो चेक करते हैं 1 1 1 1 के लिए चेक करेंगे कितना आ जाएगा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से लेना है देखो, इनपुट अब की बार क्या है, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से लेना है। ठीक है, ध्यान रखना किस में से लेना है, नेचुरल नंबर में से। तो g ऑफ एफ एक्स सच दैट जी ओ एफ एक्स 1 बराबर हो जाए जी ओ एफ एक्स 2 के। तो जी ओ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x1 बराबर है x2 के। और मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि बिकॉज n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आ गया, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जी ओ एफ इज 1 1, जी ओ एफ हमारे पास क्या आ गया, 1 1 आ गया। आ गई बात समझ में। ये था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार और देख लो फटाफट कि हमें कह रहा था कि एग्जाम्पल देना है एफ और जी का, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जहां पर एफ 1 1 आया, जी 1 1 नहीं आया। और ये कह रहा था कि जिसमें कि जी 1 1 नहीं हो, तो जी 1 1 नहीं आया, जी 1 1 नहीं आया तो जी ओ एफ क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। जी ओ एफ हमारा 1 1 होना चाहिए। तो जी ओ एफ अगर 1 1 हो है, उसके लिए क्या करेंगे, हमने जी ओ एफ फंक्शन निकाला, जी ओ एफ एफ एक्स ये आया, हमने 1 1 चेक किया तो ये 1 1 आ गया। यहाँ पर हमने इसको बराबर नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर बराबर कह दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 नेचुरल नंबर में से लेना है। नेचुरल नंबर में से लोगे तो अगर x1 आप 1 लोगे और x2 आप वो भी 1 लोगे तो दोनों का स्क्वायर बराबर ही आएगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, बराबर ही आएगा। भाई x1 x2 लेना है, माइनस का ले नहीं सकते। तो अगर x1 का स्क्वायर बराबर है x2 के स्क्वायर के, तो इसका मतलब दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं अगर वो नेचुरल नंबर में से। ठीक है, तो यहाँ से फिर अपना क्या हुआ कि अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो जी ओ एफ हमारे पास क्या आ गया, 1 1 आ गया। क्लियर। चल अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये देखते हैं कि गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फंक्शंस। अब इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, एग्जांपल देने को कह रहा है, पहले वाले में भी कहा था, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि फंक्शन क्या कह रहा है, एफ एन टू एन एंड जी एन टू एन है, सच दैट जी ओ एफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। अभी आपको बताया था कि ऑन टू वाली कंडीशन में भी क्या आया था कि जी ओ एफ अगर ऑन टू है तो जी पक्का ऑन टू होगा, जी पक्का ऑन टू होगा, एफ चाहे हो या नहीं हो, यानी कि एफ ऑन टू नहीं होगा, जी ओ एफ ऑन टू होगा, एफ जी ओ एफ ऑन टू होगा, हाँ, बट एफ इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पर हमें हिंट भी दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू, एक हमें दे रखा है एक्स माइनस 1 लेंगे जब एक्स ग्रेटर देन 1 हो, और 1 लेंगे जब एक्स इज इक्वल टू 1 हो। अब ये कैसे लिया, क्या लिया, वो सारी बातें हम करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, फंक्शन एफ, एफ दे रखा है एन टू एन। ठीक है, फंक्शन है एफ एन टू एन, और एफ एक्स क्या लेना है अपन को, एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स प्लस 1। अब ये एक्स प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें कह रहा है कि एफ ऑन टू नहीं है, एफ ऑन टू नहीं है, तो एफ को ऑन टू नहीं करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है। ये हमारी इच्छा होगी वो तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो। क्यों, किस हिसाब से, आप देखो ऑन टू की अगर आपको डेफिनेशन मालूम है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका ऑन टू का, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपको किस में से लेना है, नेचुरल नंबर में से, तो नेचुरल नंबर में से लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा। अब मैंने कहा कि x की वैल्यू कहाँ से लोगे, आप इस n में से लोगे। मान लो ये वाला n है, डोमेन वाला है, ये कोडोमेन वाला है। आप डोमेन में से x ले लो 1, जैसे ही आप 1 लोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 लोगे तो 3 आएगा, 3 लोगे तो 4 आएगा, 4 लोगे तो 5 आएगा। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स इसमें मिलते जाएंगे। अब देखो ऑन टू की डेफिनेशन ही हमारी यही कहती है कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए।
नहीं छूटना चाहिए। अगर नहीं छूटना चाहिए तभी ऑन टू होगा, और जबकि यहाँ देखो 1 छूट गया पहले ही, 1 रखते ही हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, तो 1 तो आएगा ही नहीं कभी, 1 तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं, इसलिए ऐसा लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए ऐसा फंक्शन ले लिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स प्लस 1 ले लिया। अब ये कह रहा है कि ऑन टू नहीं होना चाहिए, तो हम ऑन टू चेक करते हैं। अभी ऐसे आपको विजुलाइज करा दिया कि ऑन टू नहीं है, फिर भी हम लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पर ले लेते हैं हम ऑन टू, ठीक है, ऑन टू है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, y लेते हैं, और एफ एक्स क्या है हमारे पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, y माइनस 1, कितना आ जाएगा, y माइनस 1। अब यहाँ से देखो क्या होगा, अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूँ, लेट y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर यानी पहले जैसा एक क्वेश्चन आया था ना, उसी तरह से है ये, क्या आया कि अगर मैं कोई y में ले लेता हूँ 1, जो कि नेचुरल नंबर में से कह रहा था, आप नेचुरल नंबर में से ले सकते हो, नेचुरल नंबर में से ले सकते हो वैल्यूज़, y भी नेचुरल नंबर में से ले लो। अगर मैं y 1 ले लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, जबकि कह रहा है कि x भी नेचुरल नंबर में से लेना है, नहीं करता तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारे पास जो फंक्शन f है वो ऑन टू नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये किसके लिए आया हमारे पास, f के लिए। एक चीज़ हमने कह दिया कि f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, GOF के लिए हमें क्या चाहिए, पहले g फंक्शन चाहिए, तो g फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है, देखो यहाँ से कि g कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है तो यहाँ से हम gx क्या मान के चल रहे हैं, gx हमारी दो फंक्शन हो गए, gx के दो फंक्शन है, x माइनस 1 और एक तो 1। x माइनस 1 कब लेंगे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और 1 कब लेंगे, जब x की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 ही हो जाएगी। अब देखो ये कैसे किया, कह रहा है कि g ऑन टू होना चाहिए, हमें ये पता है कि GOF के लिए g ऑन टू होना ही चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, GOF पक्का ऑन टू होना चाहिए। तो उसको ऑन टू करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी अभी हमने किया था कि नेचुरल नंबर के ही सेट हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही और भी हो सकते हैं, ये भी नेचुरल नंबर के ही सेट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसके लिए भी हम x प्लस 1 ले लेंगे तो ऑन टू होगा नहीं, तो इसलिए क्या किया, उसमें हम क्या एक स्टेप आगे चले जा रहे थे, है ना, इसमें क्या किया हमने, एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, एक स्टेप क्या ले लेते हैं, पीछे ले लेते हैं। तो जैसे एक स्टेप पीछे लूँगा, मान लो मैं x की वैल्यू क्या लूँगा, 2, कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए मैं क्या रखूँगा, 2 माइनस 1 करते ही 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 करते ही 2 आ जाएगा, 4 माइनस 1 करते ही 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 करते ही 4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा हमारे पास, एक स्टेप कम करते। और इसमें कंडीशन डाल दी कि x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी फिर कहता कि फिर भाई यार 1 तो रह गया, ये 1 तो रह गया, तो कहाँ क्या करें इसका, तो कह रहा है कि x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 ही आएगा, यानी x की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो 1 ही आएगा, तो ऑन टू तो है, ऑन टू तो होगा ही, जी क्या होगा, ऑन टू तो होगा, क्योंकि इसके दोनों के अलग अलग एलिमेंट है तो 1 1 है, और ऑन टू भी होगा क्योंकि इसकी सबकी क्या है, इन सबकी अलग अलग प्री इमेज भी है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो क्या आ गया हमारे पास कि x की वैल्यू जब मैं 1 से बड़ी लूँगा तब तो ये वाला फंक्शन, जब x की वैल्यू 1 ही ले लूँगा तो हमारे पास 1 आएगा, यानी वापस ये 1 ही मिलेगा, 1 ही आएगा हमेशा आंसर। यानी कि हमने क्या किया, जी इस हिसाब से लिया कि ऑन टू हो जाए, ऑन टू हो जाए, तो ऑन टू होने के लिए हमने इस हिसाब से हमने फंक्शन ले लिया। तो इसको अब चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं, भाई हमने ले तो लिया, अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या हमने जो लिया वो ऑन टू है या नहीं, तो हमें शो करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे लेट
लेट जो जी एक्स है हमारा वो किसके इक्वल है, वाई के, ठीक है। और वाई कितने फंक्शन है हमारे पास, एक तो एक्स माइनस वन इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन वन, और एक हो जाएगा वन इफ़ एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये आया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y इज इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन, देन y इज इक्वल टू वन व्हेन x इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये आ गया, ये आया हमारे पास, ये आया। तो यहाँ से हम क्या लिखें, देखो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y, तो वन को इधर लेके आऊँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू क्या आएगी, x से बड़ी, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू वन व्हेन x इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या आ गया, देखो एक तो आया हमारे पास x, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ कैसे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, y प्लस वन, वाई प्लस वन, और क्या आई हमारे पास वैल्यू वन आई, वन इज इक्वल टू वाई, कैसे, x क्या है, कह रहा है ग्रेटर देन वन, ये वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन वन आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन वन आ रही है। अब ये x की वैल्यू एक से बड़ी कब आएगी, x की वैल्यू एक से बड़ी कब आएगी, जब y की वैल्यू क्या हो, जब y की वैल्यू क्या हो, एक या एक से बड़ी हो, जब y की वैल्यू क्या हो, एक या एक से बड़ी हो। यहां पर मैं लिख सकता हूं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, ये लिख सकता हूं। y का कोई भी वैल्यू ले लो आप नेचुरल नंबर में से, ये वैल्यू x क्या आएगी, हमेशा एक से बड़ी, x इज ग्रेटर देन वन आएगी। y के लिए कोई भी नेचुरल नंबर में से क्या ले लो, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, कुछ भी लोगे, x क्या आएगा, हमेशा एक से बड़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कह दूँ, या इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे समझ लो कि भाई मैंने कहा कि y की कोई भी वैल्यू लोगे आप क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा, और y इक्वल टू वन आएगा जब x की वैल्यू वन ले लोगे, जो कि अभी अपन ने मैपिंग से समझा था। तो मैपिंग से जब हमने समझा तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर इज x belongs to n, there is x belongs to n such that gx is equal to क्या आ गया, y आ गया। तो therefore g is on to, therefore हमारे पास क्या आ गया, g is on to आ गया। ऐसा कह सकते हो कि y की वैल्यू आप नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले लो, x किस में से मिलेगा, आपको नेचुरल नंबर में से ही मिलेगा, और किस सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, और जी हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ऑन टू कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ से देखो यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑन टू नहीं आया, ठीक है, जी ऑन टू आ गया। जी ओ एफ ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, जी नेसेसरली ऑन टू होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने पहले जी को ऑन टू निकाला। अब हम क्या करेंगे, जी ओ एफ ऑन टू होगा या नहीं होगा वो निकालेंगे। तो जी ओ एफ को ऑन टू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या चेक करेंगे, GOF के लिए कैसे करेंगे, देखो कि लेट, पहले तो क्या फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, f क्या है n to n, एंड g क्या दिया हुआ है हमारा, वो भी n to n। तो GOF हमारे पास कितना आ जाएगा, GOF कितना आ जाएगा, वो भी n to n ही आएगा, वो भी क्या आएगा हमारे पास n से n में ही आएगा। और अगर ये n से n में आ रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि GOFX इज इक्वल टू G of fx। अब G of fx, fx क्या है हमारे पास, फंक्शन fx क्या लिया था अपन ने, x प्लस वन, gx प्लस वन, ठीक है, gx प्लस वन। ऐसा भी कर सकते हो आप, fx की वैल्यू रखो या g में fx रख के देख लो, जैसा भी आप, हम ऐसा ही करते आ रहे हैं बार बार, तो वैसे ही कर लेते हैं क्या कि g में हम क्या करते हैं, fx रख लेते हैं। g हमारे पास फंक्शन क्या है, g हमारे पास फंक्शन कहाँ पर है, लेट gx इज इक्वल टू वाई आया था हमारे पास, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे,
एफ एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, जी एफ एक्स कितना दिया है, एक्स प्लस वन दिया है, तो जी एक्स की जगह वाई था तो यहाँ पर आ गया एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, जी एक्स प्लस वन माइनस वन आ जाएगा। कैसे, जी क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस वन, जी कितना आ गया, एक्स प्लस वन, एफ एक्स की जगह हमने रखा एक्स प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा, देखो जी एक्स प्लस वन, ये वैल्यू देखो एक्स प्लस वन आया, एक्स प्लस वन यानी वन से बड़ा है, एक्स प्लस वन क्या होगा, वन से बड़ा होगा। तो जब भी हमारे पास देखो क्या था फंक्शन कि एक्स की वैल्यू जब एक से बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन वाला फंक्शन लेंगे, तो एक्स माइनस वन वाला फंक्शन लेंगे, तो एक्स माइनस वन, एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखा, माइनस वन किया तो ये कट गया, क्या आ गया हमारे पास, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया, जी ओ एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जी ओ एफ एक्स बराबर एक्स आ गया, तो हम इसको ऑन टू चेक करते हैं कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑन टू के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेट करेंगे, लेट जो हमारा जो फंक्शन आया वो क्या है, किसके इक्वल है, y के इक्वल है, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और जी ऑफ एफ एक्स कितना आया, x आया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। जब हमारे पास x इज इक्वल टू y आ गया तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, देखो क्या आएगा, जब हमारे पास जब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया, y माइनस वन, तब हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि y की अगर हम वैल्यू नेचुरल नंबर में से लें तो क्या x नेचुरल नंबर में से मिलेगा, y की वैल्यू अगर हम नेचुरल नंबर में से लेते हैं तो क्या x नेचुरल नंबर में से मिलेगा, अगर मिलेगा तो ऑन टू है, अगर नहीं मिलेगा तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to n there is x belongs to n such that g o f x is equal to y, therefore g o f is on to। ठीक है, देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, जी ओ एफ क्या आ गया, ऑन टू आ गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया कि क्या लिखा अपन ने, पहले जी ओ एफ एक्स निकाला, क्या आया हमारे पास फंक्शन जी ओ एफ एक्स। अब जब हमारे पास फंक्शन आ गया जी ओ एफ तो हमने चेक किया कि वो ऑन टू है या नहीं है, तो हमारे पास देखा तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। अगर वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर में से लेंगे तो एक्स भी नेचुरल नंबर में से ही मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, जी ओ एफ क्या है, ऑन टू है, एफ ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस का आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्या है, वो क्या कह रहा है कि गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, कंसिडर करना है कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है और पी एक्स हमारे पास कोई पावर सेट दे रखा है। पावर सेट क्या होता है आपको बताया था, अभी दोबारा बता देंगे। क्या दे रखा है, गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर एवरी ए बी इन पी एक्स वेयर पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स। इसमें दे भी रखा है पी एक्स क्या है, हमारा पावर सेट है एक्स का। देन शो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। क्या है, इसको टुकड़ों में करते हैं क्वेश्चन को, पूरा नहीं। पहले चीज तो हमें क्या दे रखा है हम वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो लेट कर लेते हैं कोई सेट x इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 मान लेते हैं। नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट्स होंगे और वो क्या क्या हैं, 1 2 और 3 हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3 है तो, और px क्या दे रखा है, पावर सेट। अब पावर सेट आपको पता है किसी भी एलिमेंट का पावर सेट क्या होता है, कि किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है कि उस सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं, जो भी सेट हमारे पास दिया हो उस सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सभी सबसेट्स का एक अलग सेट बना दें, वो क्या होता है, पावर सेट होता है। जैसे इसका एक सबसेट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसका एक सबसेट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका एक सबसेट क्या होगा, 2 होगा। 3 भी इसका एक सबसेट। ठीक है, और
फिर 1 2 इसका एक सबसेट है, 1 3 इसका एक सबसेट है, 2 3 इसका एक सबसेट है, और 1 2 3 भी इसका क्या है, एक सबसेट है। इन्हीं सबसेट्स का एक अलग से सेट बना दूं, ठीक है, इन्हीं सबसेट का एक अलग से मैंने क्या किया, एक अलग सेट बना दिया। इन सभी सबसेट्स का एक अलग सेट बना दूं तो वो क्या होगा, हमारा पावर सेट होगा। आ गई बात समझ में, ये क्या होगा, हमारा पावर सेट होगा। और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रखा है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या कह रहा है, पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स, ठीक है, पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स, यानी कि आप ऑर्डर्ड पेयर किस में से लोगे, इन्हीं में से ही लोगे। यहाँ भी एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ठीक है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आएगा, यहाँ पर पी एक्स भी किस में से, जो आंसर मिलेगा वो भी किस में से मिलेगा, इसी सेट में से मिलेगा, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि क्या हमें बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, जहां पर ए और बी क्या है, सेट है। ये ए और बी क्या है, एलिमेंट्स नहीं है, ए और बी एक सेट है, एक सेट है पूरा। तो ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट है पूरा, और जो कि ए और बी जो सेट हैं वो किस में से हैं, इस पी एक्स में से, इस पावर सेट में से। मतलब कोई सा भी एक सेट हो सकता है, कोई सा भी एक सेट हो सकता है, कोई से भी दो सेट हो सकते हैं, ए और बी, ठीक है। तो साथ में क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, देन शो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। पहले इसको करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, हमें वो निकालना है, क्या होगा, यानी ये कह रहा है कि x इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो शो करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट को शो करते हैं। कैसे शो करेंगे, देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए पहले तो क्या होती है, कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर होना चाहिए ई स्टार ए, ठीक है। मान लो ए बिलोंग्स टू है एन, तो ये ई जो आएगा हमारे पास वो भी किस में से होना चाहिए, एन में से ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ए स्टार ई बराबर ए आ रहा है और ई स्टार ए करने पर भी ए आ जाए, और वो ई किस में से बिलोंग करे, जिसमें से ए बिलोंग कर रहा है, तो हम उस ई को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। यही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको हमने इसको आपको क्या किया, मैंने रिकॉल करवा दिया। तो अब हम करेंगे कैसे, देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या लिखे हैं यहाँ पर, तो लेट कर लो, लेट ए, यहाँ पर पूरा पूरा एक सेट लेना है, पूरा का पूरा एक सेट लेना है, एलिमेंट नहीं लिया तो ले लिया। जो ए सेट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, इस पावर सेट पी एक्स में से, इस पावर सेट में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, या फिर ई स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। इस बार पूरा का पूरा सेट है, वापस वो सेट मिलना चाहिए, और ई जो हमें मिलेगा वो भी किस में से मिलना चाहिए, इस पावर सेट में से मिलना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिफाइन क्या कर रखा है बाइनरी ऑपरेशन की, ए स्टार बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, ए स्टार बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ए, और इसको क्या लिखूंगा, ई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, यही लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो सेट है हमारे पास, ए कोई सेट है, ई कोई सेट है, ई कोई सेट है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ई और ए में कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसको समझो, देखो क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ कोई सेट यहाँ से, इसमें से ले लेता हूँ मान लो 1 3, इसमें से ले लेता हूँ मैं 1 3। अब इंटरसेक्शन इसके साथ ऐसा किसके साथ मैं इसका इंटरसेक्शन करूं कि वापस यहाँ पर 1 3 आ जाए, यही तो हुआ। ए का इंटरसेक्शन पता नहीं ऐसा कौन से सेट के साथ हुआ कि वापस ए ही आ गया। तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ए ले लिया, इसी में से कह रहा था ए किस में से लेना है, पी एक्स में से, तो इस पी एक्स में से ले लिया। तो 1 3 बताओ मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूँ इसका, कि जब कॉमन लूँ तो कॉमन लेने पर क्या आ जाए, 1 3 आ जाए, कॉमन लेने पर क्या आ जाए, 1 3 आ जाए, बताओ। तो ये अगर आपका 11th क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता है यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 2 3 रखना पड़ेगा, 1 2 3, या तो खुद यह हो जाए 1 3 हो,
या फिर इससे बड़ा कोई सेट हो जिसमें ये दोनों एलिमेंट आते हो। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मुझे ये कॉमन लेना है, अगर मुझे ये कॉमन लेना है तो यहाँ पर उसी को रखूँगा, या तो ये खुद हो यहाँ पर, या फिर इससे बड़ा कोई ऐसा सेट हो जो जिसमें ये दोनों एलिमेंट आते हैं, 1 और 3 आते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ई यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो सॉरी ऐसा सेट होगा जिसमें या तो खुद ए होगा वो, या फिर ए से बड़ा कोई ऐसा सेट होगा जिसमें कि ए आता होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा कि इफ़, अगर ये बात सही है, इफ़ दिस या इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू, या इसको ऐसे लिखो, if these conditions are true, if these conditions are true, then E must be X। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही है तो E पक्का से पक्का, जरूरी से जरूरी या आवश्यक रूप से X ही होना चाहिए, X ही होना चाहिए, नहीं 1 2 3 होना चाहिए, तभी तो कॉमन आएगा, तभी तो क्या आएगा, कॉमन आएगा दोनों में। ठीक है, तभी तो दोनों में से A कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू X विच इज बिलोंग्स टू Px। ठीक है, मैंने कहा था कि E किस में से होना चाहिए, Px में से होना चाहिए, तो Ex तो है, लेकिन वो X किस में बिलोंग कर रहा है, देखो Px में कर रहा है 1 2 3, X Px में बिलोंग कर रहा है, पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या है, X एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट तो निकाल लिया, आगे क्या कह रहा है कि एंड X इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन Px विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। जो भी ऑपरेशन हमें दिया है उसके और रेस्पेक्ट में X केवल एक इन्वर्टिबल एलिमेंट है Px के लिए, Px के लिए केवल X ही एक इन्वर्टिबल एलिमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टिबल इन्वर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अब इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, पहले तो हमें क्या होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है। क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, इन्वर्स। देखो इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है, याद दिला रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमने पढ़ा था कि क्या A स्टार B बराबर E आना चाहिए और B स्टार A भी क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। अगर ये आता है तो B क्या होता है, B इज द इन्वर्स ऑफ A होता है, B इज द इन्वर्स ऑफ A होगा। ठीक है, A स्टार B और B स्टार A करने पर E आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि B क्या है, A का इन्वर्स है। याद आ गया, यही बात हमने की थी, तो यही चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ अभी एक बार के लिए, तो यहाँ भी इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, देखो लेट A बिलोंग्स टू Px। ठीक है, A बिलोंग्स टू Px, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, देखो A स्टार B बराबर क्या आना चाहिए, E, और B स्टार A बराबर क्या आना चाहिए, E। कौन सा, ये A और B में फ़र्क है, ये A और स्मॉल a और B एलिमेंट है, ये कैपिटल A और B क्या है, सेट हैं, क्योंकि ये कह रखा था ना A स्टार B हमें लेना है, तो A स्टार B ये है, ये दोनों सेट हैं। ठीक है, तो ये दोनों होना चाहिए।
तो ए स्टार बी किस तरह से डिफाइन कर रखा है कि ए स्टार बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ई एंड बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ई, दोनों बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि ई की वैल्यू हमें पता है, अभी अभी हमने निकाली, ई क्या आ गया, एक्स आ गया, ई क्या आएगा, एक्स आया। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पर फिर से वही बात कह सकता हूँ कि मैं इट इज ओनली पॉसिबल, it is only possible when a is equal to b is equal to x। ठीक है, अब ये लिखा मैंने। अब यहाँ से क्वेश्चन है सर ये कैसे हुआ, देखो ये तब हो सकता है, देखो क्या बोला मैंने कि a और b में से कॉमन आने पर क्या मिले, x मिले। a और b में से कॉमन आने पर क्या मिले, x मिले। x क्या है हमारा 1 2 3 है, x हमारा क्या है 1 2 3 है। तो आप इसमें से खुद देखो, अगर मैं मान लो 1 और 3 ले लेता हूं, 1 और 3 में से, ठीक है, ऐसा कौन सा सेट ले लूं जिसके साथ इंटरसेक्शन करने पर मुझे x मिले, जिसके साथ इंटरसेक्शन करने पर मुझे x मिले। x मिले का मतलब क्या हो गया कि 1 और 2 मिले, 1 2 3 मिले, क्या मिल जाए मुझे, 1 2 3 मिल जाए। बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट ले सकता हूं। तो क्लियरली आपको पता है कि ये तभी मिलेगा जब मैं यहां पर क्या लूंगा, क्या लूंगा बताओ, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी। कब ले सकता हूं, 1 और 3 में से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जब मैं कॉमन लूं 1 2 3 मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मुझे 1 और 3 नहीं, मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 2 और 3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 1 2 और 3 लेना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा भाई। 1 2 और 3 में के साथ कोई एलिमेंट, कोई सेट लूंगा ताकि ये मुझे तीन एलिमेंट जो सेट मिला है वो कॉमन मिले। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी तो बराबर होने चाहिए तभी तो एक्स मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 तभी मिलेगा जब ए 1 2 3 हो, और या तो बी 1 2 3 हो तब आपको 1 2 3 मिलेगा, तभी तो मिलेगा। ए और बी 1 2 3 हो, ये भी 1 2 3 हो, तभी तो एक्स मिलेगा। और एक्स क्या है, 1 2 3 है। ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। क्या कि अगर ए 1 2 3 होगा और बी 1 2 3 होगा तभी तो यहाँ 1 2 3 मिलेगा। एक्स क्या है, 1 2 3 है, तो ए और बी 1 2 3 हो, चाहे बी और ए आपस में 1 2 3 हो, तभी यहाँ पर 1 2 3 वाला सेट मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ए एंड बी इज इक्वल हो और दोनों ही क्या हो, एक्स हो, दोनों ही क्या हो, एक्स हो। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ फिर कि एक्स इज द ओनली invertible element for binary operation स्टार। इस स्टार के लिए x ही क्या है, एक ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट है। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे करना था अपन को। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे फटाफट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।